मर कहीं चलेगा, पता नहीं क्या होगा कनेक्टिविटी। देखिए, आपको एटॉमिक मास या मोल ये सब पता करना है, तो आपको पहले एटम और मॉलिक्यूल तो अच्छे से समझना ही होगा। ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कि एटम क्या होता है। ये भी क्लियर है कि द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच मे और मे नॉट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस इज कॉल्ड एटम। आपको यही जो डेफिनेशन है वही लिखना है कहीं पर, वो बाद में आ जाएगा कलर इसमें। ठीक है। तो एलिमेंट और कंपाउंड दो चीज आप जानते हैं क्या होता है। एलिमेंट प्योर सब्सटेंस होता है। ठीक है। अब एलिमेंट का मतलब हो गया हाइड्रोजन ले लो, हीलियम ले लो, आयरन ले लो, कॉपर ले लो, गोल्ड ले लो, सिल्वर ले लो, ये सारे एलिमेंट है। इन एलिमेंट्स की अगर हम बात करें तो इनका जो सबसे ये इस एलिमेंट का जो सबसे छोटा टुकड़ा होगा वो एटम होगा। हो सकता है कि वो या तो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करता हो या इंडिपेंडेंट ना भी हो। तो उसी सब मतलब कि किसी भी एलिमेंट के सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल को हम क्या कहते हैं, एटम कहते हैं। और एलिमेंट क्या होता है, जो सेम टाइप ऑफ एटम से मिलके बना हो उसको हम एलिमेंट कहते हैं। फिर से समझें, एलिमेंट एटम क्या है, जो मिल करके एलिमेंट को बनाता है, या एलिमेंट का सबसे छोटा हिस्सा, द स्मॉलेस्ट यूनिट विच मेक्स एन एलिमेंट इज नोन एज एन एटम, ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन ये डेफिनेशन रट्टाफिकेशन, इसको अच्छे से रटिएगा, परफेक्ट डेफिनेशन है। एलिमेंट इज मेड बाय the smallest particle of an element which may or may not have independent existence, मतलब क्या अस्तित्व बनावट उसका, is called an atom. The atom of certain elements such as hydrogen, oxygen, nitrogen etc are not capable of independent existence. ठीक है। अब देखो, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो इंडिपेंडेंट रह सकता है, मतलब अब हाइड्रोजन जो है ना तो इंडिपेंडेंट नहीं रह सकता, ऑक्सीजन भी इंडिपेंडेंट नहीं रह सकता, किसी के साथ मिक्स होकर रहेगा। are not capable of independent whereas atom of helium, neon, argon are capable of independent existence, अपना अकेले भी रह सकता है। ठीक है, किसी के साथ उसको रहने की जरूरत नहीं है। बस समझ में आ रहा है। हाइड्रोजन अगर अकेले अगर रहेगा तो है ना, फिर उसमें क्या कहते हैं, किसी रिएक्ट होने का डर हो जाएगा, और रिएक्ट हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी, फिर बॉम्ब की तरह काम करेगा। आपको कितना ज्वलनशील गैस है वो। अब देखो, ऑल एलिमेंट आर कंपोज्ड ऑफ एटम, कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं होता जो बिना एटम का बन जाए। ठीक है, पहली बात, देर आर अबाउट 118 एलिमेंट्स। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ठीक कर लेंगे, वही रुको ना, तो मैथ्स करो। Just as the ultimate particle of an element is atom, the ultimate particle of chemical compound is called a molecule. वही मैंने कहा, एलिमेंट का सबसे छोटा हिस्सा एटम होता है। एटम जिन छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना होता है उसको एटम कहते हैं। तो उसी तरह जो सबसे छोटे हिस्से होते हैं कंपाउंड के उसको हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूल। मतलब कंपाउंड किसका बना होता है, सॉरी कंपाउंड की बात करें, कंपाउंड किसका बना होता है, मॉलिक्यूल्स का। जैसे मैं बात करूं कंपाउंड में, सबसे अच्छा एग्जांपल हमारे आसपास का वाटर। वाटर इज अ कंपाउंड। याद रखना कि एलिमेंट, और देखो मैं 9th क्लास का थोड़ा बेसिक पढ़ा रहा हूं ताकि आपको पता भी चले कि होता क्या एक्चुअली में, क्योंकि आपके 11th क्लास में जो आपको पढ़ाएंगे प्रोफेसर वो सीधे फॉर्मूला पे चलेंगे, समझ रहे ना, और बेस कुछ रहेगा नहीं आपका। एलिमेंट प्योर सब्सटेंस है। अब हाइड्रोजन का एलिमेंट होगा ना, हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, तो उसमें जब भी तोड़ोगे हाइड्रोजन का ही एटम मिलेगा। अगर हम कंपाउंड की बात करें वाटर की, तो वो टू और मोर देन टू एलिमेंट से मिलके बना होता है। अब जो वाटर है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिलके बनेगा। ठीक है, उसका रेशियो एकदम बिल्कुल कांस्टेंट रहेगा, वो चेंज नहीं होता। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होगा, आप 1000 लीटर पानी को सैंपल के रूप में लो या एक केवल मॉलिक्यूल को लो,
उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होगा वो सेम। एटम छोटा होता है। हाँ, ये तो रेशियो। तो कंपाउंड मॉलिक्यूल का बना होता है और एलिमेंट एटम का बना होता है। कल पूछेंगे तो मुंह मत बता दीजिएगा कि ये नहीं बताए थे और वो नहीं बताए थे। The smallest particle of a substance or element or compound which is capable of independent existence is called a molecule. याद रखिएगा। तो मॉलिक्यूल किसको कहते हैं, ये लिख लीजिएगा। स्मॉलेस्ट पार्टिकल किसी भी सबस्टांस का सबसे छोटा हिस्सा, वो एलिमेंट का भी हो सकता है और कंपाउंड का भी हो सकता है, जो अपना इंडिपेंडेंट मतलब स्वतंत्र अस्तित्व रखता है, अपना अकेले वो बना रह सकता है। वाटर को किसी की जरूरत नहीं है, वो कंपाउंड है ना, तो अपना एक मॉलिक्यूल के बना करके रह जाएगा, तो क्या कहेंगे, उसी को मॉलिक्यूल कहेंगे। अब देखो होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल क्या होता है, ठीक है, और हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल क्या होता है। देखिए, these molecule are made up of the atom of the same element. ऐसा मॉलिक्यूल जो सेम टाइप ऑफ एटम के मिलने से बना होता है उसको हम क्या कहते हैं, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। जैसे कि अब अगर H2 की बात करेंगे तो हाइड्रोजन में दो चीज हो गए ना, दो इसमें एटम आ गए, तो ये क्या हो गया आपका, ये जो मॉलिक्यूल बना उसको होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल कहेंगे, ठीक है। जैसे ये हीलियम है, इसमें दो, ये दो हाइड्रोजन हो गया डाई एटॉमिक। अब ये तीन, अगर ओजोन में क्या होता है, ऑक्सीजन में तीन एटम मिलते हैं ऑक्सीजन के, तब O3 होता है, तो ओजोन ट्राई एटॉमिक हो गया। अब फास्फोरस P4 होता है तो इसको टेट्रा एटॉमिक कहेंगे क्योंकि चार हो जाता है, ठीक है। जिसमें केवल एक ही एटम से मिलके बना हो तो मोनो एटॉमिक, दो से बना हो तो डाई एटॉमिक, तीन से मिलके बना है तो ट्राई एटॉमिक, और चार से मिलके बना हो तो टेट्रा एटॉमिक। याद रहेगा, ठीक है। अब हेट्रो एटॉमिक क्या होता है कि दिस मॉलिक्यूल आर मेड अप ऑफ एटम ऑफ, इसको उधर करेंगे और बड़ा भी कर देता है। पूरा एटीट्यूड में भी रहता है लैपटॉप में, जैसे ऐसे करोगे नहीं हो, क्या कर लोगे, अब तो दिख रहा होगा। These molecule are made up of atom of different element, जिसमें different different element होंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, हेट्रो एटॉमिक। अब जैसे देखो H2O, ये वाटर है, इसमें एक तो हाइड्रोजन का एटम है, माने दो हाइड्रोजन के एटम और ऑक्सीजन, HCl, हाइड्रोजन कार्बन, सॉरी हाइड्रोजन और क्लोरीन, कार्बन और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन, है ना। तो इसमें दो या दो से अधिक अगर एटम मैंने और डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम, समझ रहे हैं, इनमें जो एटम्स है वो डिफरेंट एलिमेंट्स के हैं। आपका हाइड्रोजन अलग एलिमेंट है, ऑक्सीजन अलग एलिमेंट है, और दोनों अलग अलग एलिमेंट मिल करके ये मॉलिक्यूल बना रहे हैं। क्लियर है ना, ठीक। इसको लिखने का तरीका है तो बाद में बात करेंगे, आएगा तो बताएंगे। अब चलिए काम की बात पे आते हैं। एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मासेस सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि आगे कैलकुलेशन में भी आपको पता होना चाहिए तभी ये कर पाएंगे। नोट्स में से हेडिंग दीजिएगा, पहले लिखिएगा एटॉमिक मास, ये होता क्या है वो देखेंगे। An atom of an element is so small particle that its mass cannot be determined even with the help of a most sensitive balance. इस जो भी एलिमेंट होता है उसका एटम बहुत ही नेग्लिजिबल वेट का होता है, मतलब इतना कम वेट होता है कि उस बैलेंस मतलब तराजू, वेट मशीन, ऐसा उसके लिए बैलेंस हमको चाहिए जो इतने छोटे से छोटे मेजरमेंट को भी, काहे छटपटा रहे हो यार, मेरा फोकस खराब होता है, बैठो ना आराम से। क्या उसमें खो गया तुम्हारा, खाने क्या है पूछे तो रख दो, वहां नहीं रख सकते थे। For example, by an indirect method, to absolute mass of hydrogen atom has been found to be 1.6736 into 10 power minus 24 gram. Such extremely small number are very inconvenient for calculation. अब हम इतना ज्यादा, इतना कम वेट को
हम कैसे मेजर कर सकते हैं? ये तो कैलकुलेशन ही नहीं हो सकता. That's why the difficulty was overcome by expressing atomic masses as relative masses with respect to the mass of an atom of a standard substance. ठीक है. तो मेरे कहने का मतलब है, तो हम लोगों ने क्या सोचा कि ये काम करते हैं, एक किसी चीज का मास निकाल लेते हैं, सबका नहीं निकालेंगे, और उसी को स्टैंडर्ड मास मान लेंगे, या समझ रहे ना, स्टैंडर्ड सब्सटेंस मान लेंगे और उसी के मास को रिलेटिव मास मान के चलेंगे. ठीक है. और उसी को टारगेट करके हम लोग सबका रेशियो निकालते चलेंगे. इसीलिए केमिस्ट्री में कैलकुलेशन अप्रोक्स में आती है, और फिजिक्स में भी अप्रोक्स में, मतलब लगभग लगभग आपका कैलकुलेशन होगा. क्योंकि जब नहीं कहते कि सर पूरा पूरा नहीं कट रहा है, अप्रोक्स आ रहा है, इसलिए आ रहा है क्योंकि अप्रोक्स ही हम लोग उसका वेट अप्रोक्स ही लेके चलेंगे, पूरा टोटल कैलकुलेशन करना पॉसिबल ही नहीं. ठीक है. अब देखो देखो पहले क्या था, ये सब समझने की बात है, आप इसको लिखने की बात नहीं है. ठीक है ना, ये समझने की बात. पहले क्या था, सबसे पहले अर्लियर द केमिस्ट सिलेक्टेड हाइड्रोजन एटम एज द स्टैंडर्ड सब्सटेंस. पहले ने सोचा कि हाइड्रोजन एटम ले लेते हैं स्टैंडर्ड सब्सटेंस के रूप में, बिकॉज इट इज द लाइटेस्ट ऑफ ऑल नोन एटम. हाँ, एक जीके का क्वेश्चन ये याद रखिएगा, दुनिया में जितने भी एलिमेंट या कंपाउंड मॉलिक्यूल कुछ भी है, सबसे जो हल्का किसी भी चीज का एटम होता है वो हाइड्रोजन का होता है. याद रखिएगा इस बात को. हाँ हाँ बिल्कुल, विलियम से भी. The atomic mass of hydrogen was taken as 1. हमने हाइड्रोजन का एटॉमिक मास मान के चले हम लोग. Thus the atomic masses of an element is the number of times an atom of that element is heavier than the atom of hydrogen. ठीक है, इस लाइन को कर सकते हैं. हाइड्रोजन के एटम को हमने मैंने स्टैंडर्ड लेके चला, मतलब स्टैंडर्ड एटम लेकर के माने के चले इसको, या स्टैंडर्ड सब्सटेंस. हाइड्रोजन का एक एटम का एटॉमिक मास 1 माना हमने. अब उसी के से हम कंपेयर करके, जिसका अब हाइड्रोजन से ज्यादा है या जिस हिसाब से है, उससे हम लोग एटॉमिक मास मेजर करते हैं. ठीक है, वही लिखा हुआ भी है कि the atomic mass of an element is the number of times an atom of that element is heavier than one atom of hydrogen. अब इसको कैसे समझ सकते हैं? The relative atomic masses were referred to the atomic weight. ठीक है, एटॉमिक मास को हम एटॉमिक वेट के रूप में भी रेफर करते हैं, मैंने समझने के लिए. जैसे कि मान लो कि इट हैज बीन फाउंड, यहां से लिखना है, it has been found that an atom of oxygen is 16 times heavier than an atom of hydrogen. हमने ये देखा कि जो ऑक्सीजन का हमने एक एटम निकाला और हाइड्रोजन का एक एटम का पता था कि उसका एटॉमिक मास 1 था. ठीक है, तो हमने देखा कि 16 गुना ज्यादा भारी है हाइड्रोजन के एक एटम के वेट या मास से ऑक्सीजन का जो एक एटम का जो वेट था, ठीक है ना, वो 16 गुना ज्यादा था. ठीक है. Later on, oxygen was fixed as a standard because it is a more reactive than hydrogen and forms a larger number of compounds. लेकिन आगे जाकर के ये देखा गया, जैसे मैंने कहा था ना कि अर्लियर, पहले हाइड्रोजन को ही स्टैंडर्ड सब्सटेंस माना गया था, लेकिन आगे जाकर के क्या किया गया कि हमने ऑक्सीजन को स्टैंडर्ड सब्सटेंस मान लिया. इसलिए क्योंकि ये इससे ज्यादा हैवियर भी था. ठीक है, और दूसरी बात कि ये ज्यादा रिएक्टिव भी था, मतलब हाइड्रोजन के कंपेयरली ऑक्सीजन ज्यादा चीजों से रिएक्ट कर सकता था और इसके कंपाउंड भी ज्यादा थे. जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, जो बच्चा ज्यादा मिलनसार होता है, माने कि घुल मिल जाता है, उसके दोस्त भी ज्यादा होते हैं. ठीक है ना, तो मान लीजिए ऑक्सीजन ऐसा मिलनसार बच्चा है ना, जो माने कि किसी से भी घुल मिल जाता है, तो इनकी दोस्ती भी ज्यादा बढ़ेगी. यहाँ कंपाउंड कब बनेगा? जब दो एलिमेंट एक दूसरे से रिएक्ट करेंगे और मिलके एक चीज बनाएंगे. ठीक है ना, तो ऑक्सीजन के कंपाउंड भी बहुत सारा है, इसलिए हमने हाइड्रोजन की जगह पे ऑक्सीजन को ही ले लिया कि भैया तुमको ही हम स्टैंडर्ड सब्सटेंस मान लेते हैं फॉर द मेजरमेंट ऑफ एटॉमिक मास ऑफ एनी एटम. ठीक है ना, नहीं समझ में आया क्या? नहीं आया, कोई बात नहीं है तो फिर बताते हैं.
पहले हमने हाइड्रोजन को लिया था, लेकिन अब ये सोचा कि नहीं, जैसे जैसे केमिस्ट्री में नए नए इन्वेंशन होते गए, खोज होती गई, तो पाया गया कि ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास है, मतलब वेट है, हाइड्रोजन से ज्यादा है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि ये ज्यादा रिएक्टिव है रादर देन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है। हाइड्रोजन आपने रख दिया, ऑक्सीजन रख दिया, तो ऑक्सीजन बहुत ज्यादा चीजों से चिपक जाएगा, जाके जुड़ जाएगा, लेकिन हाइड्रोजन के साथ नहीं होता है। ठीक है, और रिपेल करता है उसका, रिपेल करता है। और तीसरी बात क्या है ऑक्सीजन के साथ, कि इसके कंपाउंड भी बहुत ज्यादा है। कंपाउंड का मतलब कि ये ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, ये किसी जैसे कार्बन, कार्बन एक एलिमेंट है और ऑक्सीजन भी एक एलिमेंट है, उससे जुड़ गया तो कार्बन बॉन्ड बनाता है जल्दी। हाँ, बस बॉन्ड बनेगा तभी तो कंपाउंड बनेगा, ऐसा नहीं। देखो, आप यहां से लेके चल सकते हैं, यहां से लेकर के यहां तक। In 1961, the International Union of Chemists selected a new unit for expressing the atomic masses. They accepted the isotope of carbon. दो काम हुआ है, पहले हमने हाइड्रोजन को लिया था, फिर ले लिया ऑक्सीजन को, लेकिन 1961 में कहा कि भैया तुम दोनों में कमियां हैं, हम है ना तुम दोनों को छोड़ के कोई दूसरा स्टैंडर्ड यूनिट लेंगे। तीसरा, उन्होंने, याद रखिएगा कि कार्बन 12 सॉरी कार्बन 12 मतलब कार्बन का आइसोटोप, ठीक है, उसको लिया विद मास नंबर, ठीक है, उन्होंने क्या किया कि दे एक्सेप्टेड the isotope of carbon with mass number 12 as the standard for comparing the atomic and molecular masses of element and compound. Carbon 12 is the established isotope of carbon and can be represented at 12C. ठीक है, मत सॉरी C12। अब देखो इसमें क्या है ना कि ये सबसे स्टेबलिस्ट, मतलब इससे ज्यादा स्टेबल कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो लोगों ने सोचा ज्यादा रिएक्टिव की जगह है ना, हम लोग को एक ऐसा एटम लेना चाहिए जो कि और भी ज्यादा स्टेबल हो, सबसे ज्यादा स्टेबल हो, तो वो कार्बन 12 ही है, C12। ठीक है सर, वो उधर ही लिखेगा 12। हाँ, लिखेगा, इधर भी लिख देता है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब जाकर के ये जो निकल के आया है ना, अगर कोई भी पूछ दे कि व्हाट इज एटॉमिक मास, तो आप बस ये लाइन अच्छे से लिख देंगे तो आपको जितने भी मार्क्स का होगा वो फुल के फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज डिफाइंड as the average relative mass of an atom of an element as compared to the mass of an atom of carbon 12 taken as 12। किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास हमको अगर पता करना हो, जैसे हम कहते हैं कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कंपेयर हमको पता करना है, तो हम देखेंगे कार्बन के C12, मतलब जो कार्बन का एक आइसोटोप है, उसके एक एटम का एटॉमिक मास से इसका क्या रिलेशन है, उससे कितना ज्यादा या कितना कम, तो वही उसका एटॉमिक मास हो जाएगा। एक एग्जांपल देके बताते हैं। सो एक बेटा ये भी लिखना होगा, अगर किसी का एटॉमिक मास अगर आपको बताना है, ठीक है ना, तो हाउ मेनी टाइम्स एन एटम ऑफ द एलिमेंट is heavier than 1/12 of the mass of carbon atom। ठीक है, और फॉर्मूला कैसे हो जाएगा, ये वाला फॉर्मूला होगा, निकल करके आ गया। ठीक है, एटॉमिक मास से निकालना है तो उस एटम का मास जो होगा वो हम लिखेंगे और 1/12 से उसको डिवाइड कर देंगे, बात खत्म। ठीक है ना, इससे निकल, ये फॉर्मूला है एटॉमिक मास का, यही फॉर्मूला होता है। किसी भी एलिमेंट का, किसी भी चीज का, एटम का अगर एटॉमिक मास से निकलना है तो मास ऑफ एन एटम, जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है वो ऊपर लिखेंगे और 1/12 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब देखो कैसे होगा। एक चीज और कि this scale of relative masses of atom is called the atomic mass unit scale।
and is abbreviated as AMU. आप लोग हर जगह इसमें है ना AMU देख रहे हैं आप लोग, इसका फुल फॉर्म क्या होगा? एटॉमिक मास यूनिट इसके, ठीक है। However, the new symbol used is small u, known as the unified mass. ठीक है, हम लोग स्मॉल u से भी डिनोट करते हैं. In place of AMU in this system, C12 is assigned a mass of exactly 12 atomic mass unit, and masses of all other atoms are given relative to this standard. Hence, one atomic mass unit is defined as the quantity one atomic mass unit is defined as the quantity of mass equal to 1 upon 12 of the mass of an atom of carbon. So mass of 1 AMU has been calculated to be, तो हमने कार्बन 12 के एक एटम का एटॉमिक मास कैलकुलेट कर लिया है. याद करना है 1.66056 × 10⁻24 ग्राम. ठीक है, इसको रट्टा करना है, एकदम दिमाग में होना चाहिए आपके. केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं आप. मास ऑफ एन एटम ऑफ हाइड्रोजन इतना है. ठीक है, अब ये कैसे कैलकुलेट, देखो हमने कहा कि हाइड्रोजन के एक एटम का मास ये है. इसका क्वेश्चन आ रहा है, रेडी रहिएगा. ठीक है, तो इन टर्म ऑफ AMU द मास ऑफ हाइड्रोजन एटम हमने ऊपर रखा और 1/12 का इतना है. कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1.008 AMU आ जाएगा. तो दिक्कत, तो मतलब याद रखिएगा, ये भी इसके साथ आपको मेंशन कर लेना है, साथ साथ ही लिख दीजिएगा. ठीक है ना? ठीक है. Thus the atomic mass of hydrogen is 1.008 U. अब किसी का भी ऐसे ही निकलेगा. अब इसमें कुछ अलग से अपना दिमाग नहीं लगाना. याद रखिए एक बात, ये अब आज के दिनों में है ना, एक इंस्ट्रूमेंट का इन्वेंशन कर लिया गया है, और उस इंस्ट्रूमेंट को क्या कहते हैं? मास स्पेक्ट्रोमीटर. सर इसमें भी अप्रोक्सीमेट दिया है ना, एल्यूमिनियम का 27 दिया है. उसमें देखो अप्रोक्स तो सबका होगा, 26.982 अप्रोक्स ही होगा. तो मास स्पेक्ट्रोमीटर एक ऐसा मशीन है जिससे हम किसी का भी मास पता कर सकते हैं, कैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी. देखिएगा, अब देखिए सबका एटॉमिक मास यहाँ दे रखा है, ये आपको याद करना होगा. ठीक है ना? और अगर याद नहीं, याद तो करना ही पड़ेगा, बिना याद किए कैसे होगा? एटॉमिक नंबर, प्लीज आप चुप रहिए, क्यों नहीं है? हमें पता है यार, छोड़ो ना उसको, हम ही खरीद के चिपकवाए, हमें को नहीं पता है. दिल्ली क्या बना हुआ है? ये सरदार का बिल्डिंग के सब दिए जहाँ पे बना हुआ है ना, सभी लाइक, हाँ सब जगह गए. देखिएगा, एक बात याद रखिएगा, ये चार्ट पूरा का पूरा आप लोग को लिखना है और याद करना है. ठीक है ना? कल आता है, यही सुन लीजिए. कौन सुनाएगा? सुन लीजिए, मतलब रिवीजन याद है आपको? नहीं याद है पक्का? ठीक है, कल ये पूरा सुनाइएगा आप लोग, नोट्स भी लिख लीजिएगा. यार तुम करते क्या हो तुम लोग यार? एक बात बताओ, हमको अगर टाइम मिले ना तो हम 12 या 14 18 घंटा बैठ के लिखते. तुम लोग करते क्या हो? तुम लोग को काम क्या है? हमको ही नहीं समझ में आता है. 11th है भैया, 5वीं 6वीं में नहीं है आप लोग. मजाक समझ रहे हैं क्या? ज्ञान देना छोड़ रखे हैं. मेरा काम है पढ़ाना, आपको लिखना है तो लिखिए, नहीं लिखना है तो मम्मी से बात होगी. क्योंकि भाई उनका तो मेहनत का पैसा हम ले रहे हैं ना, आपको पता हो या नहीं, हम तो बात करेंगे ना उनसे. देखिए हिंदी में सुन लीजिए, ये जो चैप्टर फर्स्ट करा रहे हैं ना, और जो आपको हम दिए हैं, ठीक है, तो जो दिए हैं उसका तो कम से कम कल पूरा का पूरा नोट्स कंप्लीट हो गया है. जितने पेज भेजे हैं, नहीं होगा तो फिर आप देखिए. और आप भी करके लाएंगे पूरा चैप्टर, पूरा वो खत्म करना है. कम लिखना है भाई. तुम कहाँ से लिख रहे हो? बुक से लिख रहे हो ना, PDF से?
बहुत ही कम लिखना है, जो मैंने लिखा था ना। सर हम बुक से लिखे हैं, लैपटॉप से। तो कोई बात नहीं, हम मेरे हैंड रिटन जो लिखा हुआ था ना मेरा, आपको बस वही लिखना है, हम भेज देंगे। तो हो जाएगा, वो बुक से लिख लेंगे अलग अलग पॉइंट। जो भी है हमको कल कंप्लीट चाहिए, हमें नहीं और ज्यादा पता। ठीक है। देखिएगा अब कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है। आपके हाथ से नोट्स लिखने का मतलब है कि आप दोबारा पढ़ रहे हो। पढ़ते समय आदमी रीडिंग मार के जल्दी चलता है, लेकिन लिखते समय क्या होता है ना, ज्यादा देर तक। और एक याद रखिएगा, लिखते समय ना गाना बजाना और ये मूवी लगाना, ये सब लगा के मत लिखिएगा। इसलिए लिखने के लिए दिया जा रहा है ताकि पढ़ते समय उसको क्या कहते हैं, ऑब्जर्व भी करें आप। ये नहीं कि क्यों लिख रहे हैं और वहां पवनवा नाच रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत ही नाटक हम देखे हैं बच्चों में। The word average has been used in the above definition। ठीक है, देखेंगे यहाँ पे। It has been found that the majority of the element occur in nature as mixture of several isotope। ठीक है, हमारे आसपास जितने भी एलिमेंट पाए जाते हैं वो आइसोटोप होते हैं और मिक्सर होते हैं अलग अलग चीजों के। ठीक है, आइसोटोप होता क्या है? आइसोटोप आर द डिफरेंट एटम ऑफ द सेम एलिमेंट पोजेसिंग डिफरेंट एटॉमिक मासेस बट द सेम एटॉमिक नंबर। सिंपल सी बात है, आइसोटोप क्या होता है? जिसका एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट है। गुड। इसको कहते हैं पुड़ुकिया के अंदर भरा हुआ खोआ है। करेगा तुम हमारा लवाद खोआ का बात करो। देखो अब देखो, द एटॉमिक मास ऑफ अ सच एन एलिमेंट। अगर आप आइसोटोप का, ठीक है, अगर आप आइसोटोप के बारे में बात कर रहे हैं तो जो उनका एटॉमिक मास आप लेंगे वो अप्रॉक्सी होता है। नेचुरली occurring isotope of element taking into account their relative abundance, this is called the average atomic mass। अब देखो एवरेज एटॉमिक मास निकालने का तरीका क्या है, और इसमें कुछ नहीं लिखना, उतना ही काफी है। देखो कार्बन के हम 3 आइसोटोप के बारे में बात कर रहे हैं, C12, C13, C14। ठीक है, रिलेटिव एबंडेंस परसेंटेज में ये रहा, एटॉमिक मास वो रहा। देयरफॉर एवरेज एटॉमिक मास ऑफ कार्बन क्या करेंगे, इन तीनों को प्लस करेंगे और 100 से डिवाइड करेंगे, तो रिलेटिव एटॉमिक मास 12.001 U हो जाएगा। अब क्लोरीन की अगर बात करेंगे, सिमिलरली क्लोरीन अकर इन नेचर इन द फॉर्म ऑफ 2 आइसोटॉप्स विद एटॉमिक मास 35 एंड 37। ठीक है ना, इन द रेशियो 3:1। तो हम इस तरह से उसका एटॉमिक, हाइड्रोजन का नहीं दिया है, सबका नहीं दिया है, आप निकाल सकते हैं खुद से। हाँ, आप खुद से भी निकाल सकते हैं। हाइड्रोजन का बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप नियॉन की बात करेंगे तो इसके आइसोटॉप 20, 21 और 22 होते हैं। हाँ, और फ्रैक्शनल अबंडेंस ये होता है, तो 20 इंटू ये, 21 इंटू ये और 22 इंटू ये कर देंगे तो काम हो जाएगा हमारा। ठीक है, समझ रहा है ना? मतलब आपको लिखना भी है, ये लिखना भी है। सर अप्रॉक्स 20 इतना है सर, तो 20 ओनली लिखेंगे ना। हाँ हाँ हाँ, 20 आ जाएगा। नव्या ये भी चिक रही है, देंगे मौका आपको। आगे बढ़िए, गोला लगाइए। केवल गोला ही है? क्वेश्चन आज ये इतना ही पढ़ाएंगे, ठीक है ना? एक दिन और लेंगे केमिस्ट्री में, कल खत्म करेंगे इस चैप्टर को, जितना टाइम लगे। इसका क्वेश्चन करना है आप लोगों को, अभी नहीं छुट्टी हो रहा है, रिकॉर्डिंग रुक गई। नोटबुक निकाली सारे? ऐसे समझ आया तो पहले यार रुक जा भाई, हम ही आ रहे हैं।